नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश डुकिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी नए वीडियोस मैं बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले पेपर 1 होता है। पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसमें जो क्वालिफाई कर जाते हैं वही कैंडिडेट सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 प्लस जो भी आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो सब जोड़ के आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आप कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है। वही कैंडिडेट्स को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट्स इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनली उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनना रहता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पे बनाया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि भी इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस आपको मैंने आगे टिप्स भी दिए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी पॉइंट्स आपका मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें आपकी 100 मीटर की रेस होती है। मेल के लिए पहले बात कर लेते हैं, जिसमें कि 100 मीटर रेस को आपको 16 सेकेंड में पूरा करना होता है। 1.6 किलोमीटर रेस को 6.5 मिनट्स में पूरा करना रहता है। लॉन्ग जंप रहता है जो कि 3.6 मीटर, जो कि अराउंड 11.975 फीट होता है। 12 फुट आप उसको पकड़ के चलिए, 3 चांस आपको मिलते हैं। हाई जंप के अंदर 1.2 मीटर 3.973 फीट के बराबर होता है, मतलब 4 फुट आप इसको पकड़ के चलिए, आपको हाई जंप करना होता है, 3 चांसेस रहती हैं। शॉर्ट पुट में आपको 16 LBS मतलब 7.25 किलो का रहता है शॉर्ट पुट, जो कि आपको 4.5 मीटर अराउंड ये होता है 14.763। आप मोटा मोटी इसको 15 फीट पकड़ के चलिए। लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट में आपको 3 चांस मिलते हैं। रेस आपका हो गया 1.6 किलोमीटर, 100 मीटर की 2 रेसेस होती हैं जिनको अलग अलग आपको टाइमिंग दिया हुआ है। ये मेल के लिए। चलिए फीमेल को देख लेते हैं कि भाई फीमेल में क्या क्या है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में। 100 मीटर्स होती है वो आपको 18 सेकंड्स में करनी होती हैं। 800 मीटर रेस रहती है जो 4 मिनट्स में कंप्लीट करनी रहती है। लॉन्ग जंप रहता है 2.7 मीटर्स, जो कि 8.858 फीट के बराबर रहता है, मतलब आप 9 फीट इसको पकड़ के चलिए। हाई जंप में 0.9 मीटर्स 2.952, मोटा मोटी आप 3 फीट पकड़ के चलिए, 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में मिलते हैं। लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए इसमें, फीमेल जो है उनके लिए क्या आपको शॉर्ट पुट नहीं है। अभी इसमें अपन देख लेते हैं कि भाई क्या क्या और क्या क्राइटेरियाज हैं। जो मेल कैटेगरी के जनरल है उनके 170 सेंटीमीटर्स, चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85, हाइट होगी 170, चेस्ट के लिए 80, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 85। मेल हिल एरिया 165 हाइट सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85। इसी तरह से आप देख सकते हैं इस चार्ट को, इसमें अलग अलग आपको दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि भैया मेरे को इसमें कितना चाहिए। वैसे ही फीमेल के अंदर जनरल में क्या है, हिल एरिया में क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स में क्या है, वो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हाइट है। उस हाइट मतलब हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट दिया हुआ है मेल और फीमेल का, आप मैच कर सकते हैं। और बिफोर गोइंग फॉर दी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या PhD जो रहता है आपका, तो उससे क्या है कि आप आइडिया लग जाएगा आपको, और उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करके अपना वेट घटा बढ़ा सकते हैं। हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन, ये जिसने भी अपील की रहती है कि भाई मेरे को जो भी जिस एरिया से कि मेरे को हाइट और चेस्ट में रिएक्शन चाहिए, उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में। कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट की होती है उसका साइन उसमें होना चाहिए। आप अपील कर सकते हैं अगर आप PhD में, जैसे कि जो हाइट और चेस्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा गलत उसमें कुछ हुआ है, तो आप अपील कर सकते हैं वहाँ के अपीलेट अथॉरिटी जो भी प्रेजेंट है। लेकिन फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहेगा, उसके बाद में आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। PhD PhD क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एलिमिनेशन नेचर का होता है। इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो ही क्वालिफाई करता है वही सिर्फ आगे जाके पेपर 2 दे सकता है। एज सर्विसमैन को PhD PhD जो रहता है उसमें से PAT नहीं देना पड़ता है, लेकिन रिटर्न टेस्ट उनको मस्ट देना है। और जो भी फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट टेस्ट है वो उनको होना ही चाहिए, जो भी है रिक्वायरमेंट्स। और मेडिकल टेस्ट भी उनको जो डायरेक्ट रिक्रूटीज रहते हैं उनके हिसाब से करना रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक अच्छी कहावत है, व्हाट सीम्स इम्पॉसिबल टुडे विल वन डे बिकम योर वार्म अप। ये एकदम सही कहावत है। हमें जब स्टार्ट करते हैं फिजिकल तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार इतनी रनिंग है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ऐसा टाइम आता है प्रैक्टिस करते करते कि जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा होता है वही आपका एक दिन जाके वार्म अप बन जाता है। चलिए दोस्तों
रनिंग से स्टार्ट करते हैं। 1.6 किलोमीटर रनिंग रहती है मेल्स के लिए, 800 मीटर्स रहती है फीमेल के लिए, 100 मीटर्स मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहती है। जैसे कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैंने देखा कि बहुत सी इंजरीज होती हैं कैंडिडेट्स को। आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो वार्म अप जरूर करें। कॉमन मिस्टेक जो रहती है, मैंने लोगों को देखा है कि जब रनिंग करते समय वो जंप कर करके दौड़ते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे एक स्टेप लिया फिर उसमें जंप कर रहे हैं, जंपिंग ले रहे हैं, मतलब 90 to 70 डिग्री वो जाते हैं जंप करते हुए। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं स्टेपिंग लंबी ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि वो आपका हवा के अंदर में टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं और आपको अननेसेसरी आपके पैर पे स्ट्रेच आ रहा होता है। तो आप बिल्कुल वैसा ना करें। स्टेपिंग और ब्रीथिंग टेक्निक बहुत सही होना ज़रूरी है। वार्म अप आपको करना ही करना है, कई वार्म अप नहीं करते हैं उससे आपकी इंजरी आ जाती है। स्टेपिंग होती है, कई तरह की स्टेपिंग्स होती हैं, कई पंजों पे दौड़ते हैं, कई एड़ी पे दौड़ते हैं, कई फ्लैट फुट दौड़ते हैं। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जब आप दौड़ते हैं तो फर्स्ट आपके जो पंजा है वो पड़ना चाहिए, और पंजा पढ़ते पढ़ते आपका लास्ट में आपकी थोड़ी सी एड़ी टच होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड में करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ऑरली बता रहा हूँ, आगे आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। तो मेरे जितने भी वीडियोस आए उनको आप देखते रहिए ताकि आपको पूरा नॉलेज उसका हो सके। आप चाहे बिगिनर हैं या आप पहले से सीख रहे हैं, जब आप स्टार्ट करने जाएं फिजिकल की प्रैक्टिस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग रनिंग कीजिए। एकदम कंटिन्यू नहीं हो पाता है तो इसको इंटरवल्स में कीजिए, स्मॉल स्टेप्स लेके कीजिए, लो स्पीड पे कीजिए। धीरे धीरे आप उस स्पीड को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रीथिंग हैबिट है वो बहुत ही अच्छी इंप्रूव होती है, आपके लेग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जैसे भी आपका स्टेमिना है उसके हिसाब से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी स्पीड, हर वीक आप इंक्रीज़ करिए, अपने आप को परफॉर्मेंस को देखिए भी अभी क्या आपकी ब्रीथिंग और आपके पैर कैसे चल रहे हैं। आपकी ब्रीथिंग अगर थोड़ी स्पीड बढ़ाने से नहीं फूल रही है तो आप उसको बढ़ाइए। रनिंग करते समय आपको क्या है, जो फर्स्ट के 2 मिनट्स रहते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है, तो आपको ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 2 से 3 मिनट बाद में वो अनइजीनेस चली जाती है। आप उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए और वो हो जाएगा। ये मैं उन बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ जिनको घबराहट वगैरह होती है। नॉर्मली वो सांस फूलने की दिक्कत है, ये सब कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे करें कि भी सांस कम फूले और हम लोग अच्छे से दौड़ लें। तो देखो भी सांस तो फूलती ही है, ऐसा कोई भी आप देखते हो कि भी कई अच्छे जो कैंडिडेट्स होते हैं फटाक से दौड़ जाते हैं, उनकी इतनी सांसें भी नहीं फूलती हैं, तो उसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत होती है। उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी तब जाके आपकी जो ब्रीथिंग है वो कंट्रोल में हो पाएगी, आपके उतने जो लेग्स है उतने स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। हाँ, बेली ब्रीथिंग एक ऐसी है जो कि आपको आपकी ब्रीथिंग में बहुत सपोर्ट करती है। जब आप रनिंग करते हैं तो आपको सांस उससे फूलती नहीं है आपकी, प्लस आपको थकावट भी नहीं होती है। बेली ब्रीथिंग इन द सेंस है जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय आपके जो पूरा जब आप इनहेल करते हैं तो नाभि पे वो पूरा जाके हिट होना चाहिए और उसको फिर एक्सेल करना होता है। तो इसमें लंबी लंबी सांसें लेनी रहती हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तभी आपको पता चल पाएगा। अभी ओरली मैं बता रहा हूँ, आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको मैं प्रैक्टिकल के बताऊँगा। लेकिन बेली ब्रीथिंग मैं आपको बता दूं कि आप अगर आप बिगिनर हैं या आप कितने भी अच्छे रनर हैं, आपको इसमें थोड़ी स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि अपन नॉर्मली चेस्ट ब्रीथिंग करते हैं, चेस्ट तक की सांस लेते हैं उसको वापस छोड़ते हैं, उसको चेस्ट ब्रीथिंग कहते हैं। पहले ब्रीथिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे को भी 15 से 20 दिन इसको एडजस्ट करने में लगा था। धीरे धीरे अपन इसको कम स्पीड में लागू करते हैं, फिर जैसे जैसे अपन स्टेमिना बढ़ता है तो अपन स्पीड के साथ भी इसको लागू कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। आपकी जो ब्रीथिंग है उसको स्टेपिंग के साथ में मिक्स मत कीजिए, ब्रीथिंग का रिदम अलग रखिए, आपके स्टेपिंग का रिदम अलग रखिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी स्टेपिंग तेज़ हो रही होती है तो आप सांस को भी फटाफट फटाफट लेना चालू कर देते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक उसको एक अलग रिदम से लेना होता है, इसको एक अलग रिदम से लेना होता है ताकि आपका ऑक्सीजन जो इनटेक है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने आपको शेयर की थी पहले जिसमें, और ये अभी आगे में कि जहाँ पे मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ। स्ट्रॉन्ग कोर आपको बनाना पड़ता है, मतलब आपका जो स्टोमक है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको कई बार क्या होता है दौड़ते समय आपको अनइजीनेस फील होता है, पेट में ऐसा लगता है गुड़ गुड़ हो रहा है करके, तो आपके स्टोमक की एक्सरसाइज कीजिए। वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में कि कैसे कैसे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका जो एब्स हैं वो करें स्ट्रॉन्ग रहे। जिम आप जा सकते हैं, उसमें स्क्वाट्स लगा सकते हैं, लेग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मैं बता रहा हूँ आपको, आपके जो स्पीड में बहुत इंक्रीज़ करता है आपको। मैंने खुद इसको प्रैक्टिकली किया है। ज़्यादा वेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेग की एक्सरसाइज करते रहे तो आपको क्या है कि जो नॉर्मली दौड़ते समय इंजरीज होती है एक तो वो कभी भी नहीं होती हैं अगर आप स्क्वाट्स वगैरह लेग एक्सरसाइज करते रहे।
आप हिल एंड सैंड रनिंग कर सकते हैं, उसमें आपको हिल एंड सैंड रनिंग में स्प्रिंट मारनी है। हिली एरियाज़ में आप जाके जब वो रहता है ऊपर वाली साइड में चढ़ना होता है तो आप स्प्रिंट मारिए, इससे आपका स्टेमिना और स्पीड इंक्रीज़ होगी। सैंड रनिंग मैंने इसलिए बोला कि अगर आपके यहाँ पे सैंड है, नॉर्मली जैसे मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो जो भी राजस्थान वाले बंदे हैं वो तो नॉर्मली कर ही सकते हैं, या फिर आपके ग्राउंड में कहीं पे सैंड हो तो आप उसमें रनिंग कर सकते हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होता है। आप अगर फिर सैंड से नॉर्मल जैसे कि जो भी पक्के पे दौड़ेंगे तो आपकी उसमें स्पीड बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी स्टेमिना प्लस आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। शॉर्ट रनिंग आपको स्प्रिंट जैसे 400 मीटर की होगी, तो आप उसको दिन में, जैसे कि आपका लंबा दौड़ोगे तो 400 मीटर का स्प्रिंट मारिए मारिए एक दिन आपको। इससे आपकी ब्रीथिंग और जो भी आपकी वीकनेस रहती है वो इंप्रूव होती है, वीकनेस जो रहती है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। 100 मीटर्स भी आप टाइम लगा के दिन में प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी और जो रनिंग है वो आप एक साथ कीजिए। आप ऐसा वेट मत कीजिए कि भैया अब तो मेरा एग्जाम है, रनिंग के बाद में प्रैक्टिस कर लूँगा मैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि भाई रनिंग को थोड़ा कम टाइम दीजिए, स्टडी को ज़्यादा दीजिए, लेकिन आप करते रहें ताकि जब आपका रनिंग का और इनका टाइम आए तो आपको ऐसा ना लगे कि भैया अब तो मैं अपना इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस डेज हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो वैसे मॉर्निंग में करता था, और जिससे कि मैं पूरे दिन एक्टिव रखता था और मेरी पढ़ाई भी अच्छी होती थी। 2 डेज है इन ए वीक या 3 डेज एंड सो ऑन। जो आपको 1.6 किलोमीटर, जो 800 मीटर गर्ल्स के लिए 800 मीटर और 1.6 किलोमीटर बॉयज़ के लिए, मेल्स के लिए। तो ये क्या है कि आपको वीक में 2 दिन तो आपको टाइम लगा के उसको मारना ही मारना है। मतलब जैसे कि आपको मैंने जो ऊपर वाला प्रोसेस बताया कि आपको ये सब चीज़ें करनी है वो तो ठीक है, लेकिन आपको टाइम देखते हुए इनको भी मारना है कि भाई मेरा कितना इंप्रूव मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और आप जो भी टेक्निक्स मैंने बताई उसको एवरी वीक चेंज कर सकते हैं, कभी आप लॉन्ग जाइए, कभी शॉर्ट जाइए। तो ये सब चीज़ें आप मिक्स करके करेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपको कोई इंजरी होने के चांसेस भी कम रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग जंप में आ जाते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, ये तीनों के अंदर ही एक कॉमन मिस्टेक है फाउल का। लाइन पे टच होने पे, मैंने जो मेरे बैच के कैंडिडेट्स थे वैसे नॉर्मली इसी में छंट गए थे, जो रनिंग वगैरह रहती है। रनिंग जो आपकी रहती है लॉन्ग रनिंग, उसके बाद में 100 मीटर्स की रनिंग लगातार नहीं करवाते हैं, बीच में आपको ये लॉन्ग जंप या हाई जंप इसको रख देते हैं, उसके बाद ही 100 मीटर्स करवाते हैं। तो इसमें लॉन्ग जंप में भी काफ़ी बच्चे छंटते थे। तो इसमें क्या है कि आपको एक तो वार्म अप करना ही है, और ये आप ऐसा कीजिए कि रनिंग करने के बाद ही इसको कीजिए तो वो आपको बेटर रहेगा। आपको जब इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आप कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी वो स्ट्रेट रहे, पीछे की तरफ तो बिल्कुल ना झुके, लेकिन आप थोड़ा आगे की तरफ झुक के इसको कर सकते हैं, मामूली सा झुके। लास्ट की जो 3 स्टेप्स हैं उसमें आपको मोमेंटम पकड़ना है, जंप करना है, और जब जंप करने के बाद आप गिरते हैं तो आपका जो हैंड और जो बट है उसको कभी भी पीछे की तरफ हिट मत कीजिए, क्योंकि जो भी पीछे वाला हिस्सा रहता है वहीं से फिर आपका वो काउंट करते हैं, जो कि फिर वो कई बार कम पड़ जाता है। तो इसलिए जंप करते ही आपका पैर पड़े और आपको आगे की तरफ लुढ़क जाना है। अब इसे इम्प्रूव कैसे करें, वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और प्लस आप सिट एंड जंप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको भी अपन दुबकी बोलते हैं। बैठो और आगे की तरफ फॉरवर्ड जंप करो। एक लेग पे आप जंप कीजिए, जिससे कि आपके पैर स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको जंपिंग पावर आती है इसमें। बाकी आपके प्रैक्टिस पे, लेकिन कोई कुछ भी आप प्रैक्टिस करें तो वार्म अप आप जरूर कर लीजिए, ताकि आपको लेग इंजरी ना हो। अगर एक बार इंजरी हो जाती है तो हम अपने को काफ़ी दिन बैठना पड़ता है, जिससे कि अपनी प्रैक्टिस काफ़ी इफेक्ट होती है। हाई जंप पे आ जाते हैं। हाई जंप में कॉमन मिस्टेक वही फाउल जो मैं बताया आपको, जैसे एक रॉड वगैरह रहती है उसको हिट करते हैं, जिससे कि वो रॉड गिर जाती है। कई बार अपना पैर लग जाता है, कई बार अपना बट लग जाता है। जैसे कि आप जो सेकंड फोटो देख रही है मिडिल वाले में, उसमें वही मिस्टेक की है कि जंप करते समय बट लग गया और वो गिर गई। इस तरह की कॉमन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप सीधे भी कूद सकते हैं, जो थर्ड फोटो आप देख रहे हैं, उल्टा होकर भी कूद सकते हैं, जो ऊपर फर्स्ट फोटो आप देख रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। इसमें आपको टाइमिंग मेंटेन करनी पड़ती है, बॉडी कंट्रोल को रखना पड़ता है। टाइमिंग इन दी सेंस है कि जब आप जंप करने जाते हैं तो कितने पास से जंप करना है, कितनी दूर से जंप करना है, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा पास मत जाइए और ज़्यादा दूर मत रहिए। एक नॉर्मल जो जहाँ से जंप करते हैं अपन, मीडियम साइज़ रखिए और वहाँ से आप जंप कीजिए। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप स्क्वैट जंप्स कर सकते हैं। स्क्वैट उठक बैठक आप देसी भाषा में बोल सकते हैं। उठक बैठक निकालो और साथ में उसमें जंप करो। कोई बॉक्स है, उसके बॉक्स के ऊपर, या कोई ऐसी चीज़ हाइटेड चीज़ है जिसके ऊपर आप जंप कीजिए दोनों पैर फोल्ड करके, और फिर या उसके ऊपर से जंप कीजिए। तो ये क्या मतलब जंपिंग टेक्निक्स हैं जो कि आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों में हेल्प करती हैं। फिर वही ये बताना चाहूँगा आपको कि वार्म अप करके ये एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको इंजरी ना हो। शॉर्ट पुट में आ जाते हैं। ये पूरा टेक्निकल है,
प्लस आपको इसमें पावर भी लगानी पड़ती है और टेक्निक भी लगानी पड़ती है। नॉर्मली इसमें गलती क्या करते हैं कि जो शॉर्ट पुट रहता है वो पाम पे रख लेते हैं, अपनी हथेली पे ज़्यादातर रख लेते हैं, जबकि इसको फिंगर्स पे रखना होता है और वहाँ से उसको पुश करना होता है। इसमें आप अपने रिस्ट की पावर यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर को ले सकते हैं, और लोअर बॉडी का भी जो मोमेंटम है आप उसको यूज़ करके इसको थ्रो कर सकते हैं। आपका जो डोमिनेंट लेग है, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट, राइटी हैं तो राइट, उसको आगे रखिए और जैसे कि मैंने बताया आपको, रिस्ट, शोल्डर और लोअर बॉडी को यूज़ करके आप इसको बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। वेट एक्सरसाइज कीजिए। वेट एक्सरसाइज मैंने इसलिए आपको दिया है कि कई बार क्या होता है कि अपने को ये भारी लगता है कि यार बहुत भारी है, इसको कैसे फेंको करके। वो पावर लाने के लिए अगर आप वेट एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़े दिनों बाद में आपको ये हल्का लगने पड़ता है, तो आप इसको क्या है कि दूर फेंक सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है दूर फेंकने का। तो वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं या पुशअप वगैरह बहुत लगाइए आप, तो उससे भी आपको क्या है स्टेमिना इंक्रीज होता है और आप ये जो आपको है थोड़ा हल्का लगने लगता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है और आप इसको अच्छे से आगे फेंक सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फाइनली यही सजेस्ट करूंगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको लाइटली ना लें। एग्ज़ाम की और इसकी दोनों साथ में तैयारी करें। आप अगर 1.6 किलोमीटर की रेस निकाल लेते हैं या 800 मीटर की गर्ल्स के लिए आप रेस निकाल लेते हैं, तो बाकी की जो आपकी एक्टिविटीज़ रह जाती हैं इसमें, लॉन्ग जंप हो गया आपका, हाई जंप हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि उसमें भी मैंने कई बंदों को छटते हुए देखा है। लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। कई बार अपने को घबराहट होती है कि यार मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप उसको ज़रूर कर पाएंगे, बस ये है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने ऊपर एक लिखी है कहावत, द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। आपकी बॉडी को आप जैसे ढालोगे वैसे हो जाएगी, वो उस चीज़ को अचीव कर लेगी। बस आपको अपने माइंड को समझाना है कि नहीं, हाँ ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ, भाई दूसरे बंदे कर रहे हैं या दूसरी बंदियाँ कर रही हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे है, उसको ज़रूर देखिए। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेट करते हैं दूसरी वीडियोस, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, अपनी नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।